नमस्कार दोस्तों, आपके परिवार जीके रिवीजन में आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे साइंस और हमने एक क्लास लगाई थी 1 से लेके 101 नंबर क्वेश्चन तक। आज अपन पढ़ने वाले हैं 101 से लेके 200 नंबर क्वेश्चन तक। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें। 7300 बुक पूरी करवा दी गई है जीके में, करंट अफेयर वाली पूरी करवा दी गई है, एक माह मैराथन भी लगाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बहुत कम समय में काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं, पूरी बुक मान लीजिए। और एक चेटक की बुक शैक्षिक प्रदेश में करवाई गई है, सूचना तकनीकी भी उसमें करवाया गया है, पूरा मैटर करवा दिया लगभग। तो चलिएगा अब अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। प्रश्न पहला, जैसा कि हमने पहले वाली क्लास का लास्ट प्रश्न के हिसाब से किया था, जल व भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु कौन सी है? तो कॉपर धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम धातु है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट गैसें नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं है, बाकी ये हैं, जैसे हीलियम है। उत्कृष्ट गैस नाइट्रोजन नहीं है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये तीनों हैं। ऑप्शन के हिसाब से ये तीनों थे, जबकि नाइट्रोजन नहीं है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है एयू। एयू को कहते हैं सोना। सोना अपने आप में स्वतंत्र पाया जाता है, किसी के साथ में ये साझा नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न है, सीनाबार किसका आयशक है? तो मरकरी का आयशक हो जाएगा। 3 धातुएं बताइए जिससे सिक्के बनाए जाते हैं। तो कॉपर Cu, चांदी Ag और सोना Au से सिक्के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबे की शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य बताइए। तो कॉपर सल्फेट, CuSO4 का विलयन, CuSO4 का विलयन। एथेन का आणविक सूत्र होता है, जैसे एक तरीके से मैं लिखूं C2H6। इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है, इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है। एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6। ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यतम समूह है कीटोन। ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यतम समूह है तो कीटोन है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 110 नंबर, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली में काली हो रही है, बर्तन की तली अगर काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ईंधन पूरी तरह से ठीक नहीं जल रहा, पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसलिए वो क्या है, कार्बन छोड़ रहा है, धुआं छोड़ रहा है। कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है तो ग्रेफाइट है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है तो ग्लिसरॉल। एथिलीन यानी एथीन में उपस्थित कुल बंधों की संख्या कितनी है? तो 6 बंध हैं। एथीन के जल योजन से बना यौगिक क्या है? C2H5OH है। एथीन के जल योजन से बना यौगिक है C2H5OH। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 115 नंबर पे। एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनता है, ऑक्सीकरण बनता है। ब्यूटेन, ब्यूटेन का उच्च समजात है पेंटेन। एसीटोन, एसीटोन का रासायनिक सूत्र है CH3COCH3। CH3COCH3 का IUPAC नाम है तो प्रोपेनॉन है। एसीटोन का IUPAC नामकरण क्या है? प्रोपेनॉन है। CH3CH2 COOH का CH3CH2 COOH का IUPAC नाम है तो प्रोपेनोइक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न, अपमार्जक सामान्यतः होते हैं, अपमार्जक सामान्यतः RSO4Na होते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन का प्रूफ हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 121 नंबर,
बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो मेथेन होता है। कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो निकेल का किया जाता है। अचार के परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न 126 नंबर प्रश्न है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहते हैं, कहलाते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। कठोर जल में उपस्थित होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं। कठोर जल से प्रभावी होता है अपमार्जक। कठोर जल में प्रभावी होता है, कठोर जल में जैसे साबुन कम काम करता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी होता है तो अपमार्जक होता है प्रभावी। एल्काइनों का सामान्य सूत्र क्या है? तो CN। एल्काइनों का सामान्य सूत्र है CnH2n माइनस में 2। एल्केन, एल्किन और एल्काइन बनते हैं ना, वो एल्काइनों का सामान्य सूत्र है, इससे बनेंगे। CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG का पूरा नाम है। कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो कार्बन परमाणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 132 नंबर। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बाएं से दाएं जा रहे हैं, देखना। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाती हैं, ये इसके बारे में सत्य है जब बाएं से दाएं जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है तो परमाणु संख्या है। अल कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे अल कोश में। आवर्त सारणी में किसी समूह के सभी तत्वों में समान होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवर्त सारणी में किसी समूह के सभी तत्वों में समान होते हैं, क्या समान होते हैं भी? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें समान होती है किसी समूह के सारे एलिमेंट में। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ना, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ता जाएगा, जैसे इस हिसाब से। तो परमाणु साइज में क्या होगी? वृद्धि होगी। सिलिकॉन है एक उपधातु है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति सामान्यतः होती है, तो धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति है वो क्षारीय होती है। कितने तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। डोबेराइनर का त्रिक वर्गीकरण किस पर आधारित था? तो परमाणु द्रव्यमान पे है। डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 141 पे। आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः कितने समूह और आवर्त हैं? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है और आवर्त कितने हैं? 7 हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7वें आवर्त के तत्वों की संख्या कितनी है? तो 7वें आवर्त की संख्या 32 है। किसी तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है तो किस हिसाब से होती है? भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा उसकी संयोजकता को निर्धारित किया जाता है। अर्ध धातु नहीं है तो सोडियम है वो एक अर्ध धातु नहीं है, सोडियम एक धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है? तो 37 pm हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या दर्शाती है? तो अर्ध धातु या उपधातु को टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाती है। न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? न्यूलैंड के अनुसार कितनी थी? तत्व कितने थे? 56 तत्व थे, 56। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? तो परमाणु संख्या के आरोही
आरोही होता है छोटे से बड़ा क्रम, आरोही क्रम में उसको जचाया गया, सेट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 151 नंबर, डोबेराइनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की थी? तो प्लेटिनम की थी। सोडियम, क्लोरीन तथा सिलिकॉन में से कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन है वो उपधातु है। सोडियम क्लोरीन तथा सिलिकॉन में से कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन उपधातु है। आज तक हमें कितने तत्वों की जानकारी है? तो आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। समूह है एक तत्वों का नाम, समूह है एक तत्वों का नाम क्या है? तो क्षार धातु है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 155 नंबर, इसमें हमें दे रखा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन का। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सारे के सारे आवश्यक हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन ऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इथाइल अल्कोहल बनता है, अवायवीय श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। श्वसन का मुख्य उद्देश्य है ग्लूकोज के जारण से उत्पन्न करना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य है ग्लूकोज के जारण से ऊर्जा उत्पन्न करना है। ठीक है। मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। रुधिर में थक्का बनने में सहायक करने या सहायता करने वाली या सहायक करने वाली कोशिका कौन सी है? तो प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेज। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमिलेज है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंद वक्र में होता है? तो 180 लीटर होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है? तो बायां नील्य की होती है, बायां नील्य की। निम्न में से कौन फेफड़ों के ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो बायां नील्य करता है, बायां आलिंद बोल दो इसको, बायां आलिंद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 168 नंबर, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो स्पाइगोमेनोमीटर होता है, स्पाइगोमेनोमीटर होता है रक्त दाब नापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 169, ग्लूकोज पाइरूवेट में विघटित हो जाता है तो कोशिका द्रव में हो जाता है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का प्रक्रम कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है। जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, O2 आवश्यक नहीं है, बाकी आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल और जल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 174 में, पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है तो प्रोटीन का पाचन किया जाता है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तो पेशी कोशिका में होता है। नेक्स्ट है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती हैं एटीपी करती हैं। एटीपी के अंतस्थ फास्फेट के विखंडन से मुक्त ऊर्जा का मान है तो 30.5 किलो मोल, केजी मोल है यहाँ पे, किलो मोल, किलो प्रति मोल है, ये प्रति का निशान है बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में श्वसन वर्णक का कार्य करता है तो हीमोग्लोबिन करता है,
नेक्स्ट प्रश्न है 179 में, एक स्वस्थ मानव में सामान्यतः रक्तदाब का मान रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी हैं भोजन का वहन के लिए। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से है। मानव में हृदय तंत्र का भाग है जो संबंधित है परिसंचरण से है। नेक्स्ट प्रश्न है 183 नंबर, किन्हीं दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। तो अमीबा एवं पैरामीशियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। ये सारे काम करने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 187 नंबर, तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं? डेट्राइट या दुर्माशम कहते हैं। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है, कपालीय एवं मेरु तंत्रिकाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडाशय की ओर परागलने की वृद्धि किस प्रकार की गति है? तो रसायन अनुवर्त गति है, अनुवर्तन गति। नेक्स्ट प्रश्न है, मटर के परतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, इसका अच्छा उदाहरण है स्पर्शानुवर्तन। इसका अच्छा उदाहरण है। छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती हैं, क्यों? पर्णाधार पर सफित दाब बदलता है, इस कारण वो क्या है लटक जाती हैं। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो एब्सिक अम्ल के प्रभाव से होता है। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो एब्सिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 194 नंबर, फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो साइटोकाइनिन की। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो अगर मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवाह की प्रकाश की ओर गति किसके कारण होती है? तो ऑक्सीजन के कारण होती है। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है तो अग्नाशय में। किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है, वृद्धि स्पंदन करने वाला पादप हार्मोन है तो एस्बिसिल अम्ल होता है, एस्बिसिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है? तो गोइटर रोग होने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है 201 नंबर, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन है, वो शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है, प्रेरित करता है। तो आज हमने 101 से लेकर 201 तक कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलें कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।